नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12। बच्चों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं, इसके अंतर्गत आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्पसंख्यकों की समस्याएं। इट मीन्स प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज। तो बच्चों, प्रारंभ करते हैं। बच्चों, भारतीय समाज में जहाँ कुछ लोग समृद्ध हैं, सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, तो वहाँ अनेक लोग ऐसे भी हैं जिनके पास आवश्यक सुख सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। वे अंधविश्वासों, परंपराओं और जड़ मान्यताओं पर निर्भर है और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। बच्चों, सामान्यतः अल्पसंख्यक कमजोर वर्ग के लोग अनुसूचित जातियों, जनजातियों, श्रमिकों व भूमिहीन श्रमिकों को लिया जाता है। इन कमजोर वर्ग के लोगों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए भी योजनाएं बनाकर इनका विकास किया जा रहा है। इन सभी को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, जिसे अन्य पिछड़े वर्ग शीर्षक से संबोधित किया जाता है। बच्चों, भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के साथ अन्य पिछड़े वर्ग शब्द प्रयुक्त किया गया है और जहां अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नयन की अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई है, वहीं इन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पहले कोई विशेष कल्याणकारी व्यवस्थाएं नहीं की गई है, लेकिन अब इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। इन अन्य पिछड़े वर्गों में कौन सी जातियां हैं, उनके निर्धारण के क्या आधार हैं और उनके उन्नयन के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसके पश्चात अल्पसंख्यकों की समस्याओं में सबसे पहले हम कमजोर वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जानेंगे। बच्चों, भारतीय समाज में कमजोर वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक की अवधारणा बहुत अस्पष्ट है। समाज के ये लोग जो विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से वंचित है, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, साथ ही जाति, लिंग व धर्म के भेदभाव के कारण शोषित हो रहे हैं, उन्हें पिछड़े वर्ग में स्थान दिया जा सकता है। विभिन्न आयोगों में इनकी क्या अवधारणा मानी गई है, इस पर विचार करने के उपरांत ही कोई सर्वमान्य परिभाषा दी जा सकती है। विधिक और कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस कमजोर वर्ग का पता लगाने के लिए BR कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने भौगोलिक रूप से वंचित ग्रामीण, खेतीहर मजदूर, औद्योगिक व श्रमिक आदि को कमजोर वर्ग का कहा है और भारतीय समाज में
जनजातियों के जन्म या अन्य सामाजिक आधार पर सदियों से शोषण होता रहा है, उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है, क्योंकि वास्तव में जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीते हैं, राजनीतिक दृष्टि से भी जो अक्षम माने जाते हैं, सामाजिक दृष्टि से जिन्हें वे भूमिकाएं या सुविधाएं नहीं दी जाती जिनसे उन्हें समाज में सम्मान मिले, शिक्षा, धन और योग्यता की दृष्टि से जो दुर्बल होते हैं, उन्हें कमजोर या पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया गया है। बच्चों, कमजोर, दलित और अल्पसंख्यकों से संबंधित आयोग बच्चों पिछड़े लोगों का निर्धारण करने, उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति को जानने और जानकर केंद्रीय एवं राज्य सरकारों से उनके उन्नयन के लिए प्रयास करने की सिफारिश करने के लिए देश में अब तक 2 आयोग गठित किए गए हैं, जो इस प्रकार से काका कालेलकर आयोग। बच्चों, पिछड़े लोगों से संबंधित अखिल भारतीय स्तर का प्रथम आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 को स्थापित किया था। इसमें निर्देश दिया गया था कि वह सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि को ध्यान में रखकर पिछड़े वर्गों का निर्धारण करें और उनकी सूची तैयार करें और उनकी सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं का भी पता लगाए। बच्चों, भारत की 70% जनसंख्या को पिछड़ा माना, जिसके निम्न आधार माने गए हैं। नंबर 1, जातीय सहस्त्रण में निम्न सामाजिक स्थिति। दूसरा, शैक्षिक प्रगति का अभाव। तीसरा, राजकीय सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। और चौथा, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। इसके पश्चात बच्चों अब हम भूमिहीन श्रमिक एवं सीमांत कृषक के बारे में विवेचना करेंगे। बच्चों, भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण जनसंख्या है, जो प्रमुखतया कृषि पर निर्भर है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप अनेक ग्रामीणों का शहर की ओर पलायन हो चुका है, किंतु अभी भी अधिकांश व्यक्ति ग्रामों में निवास करते हैं। इनमें बहुत बड़ी जनसंख्या भूमिहीन श्रमिकों की है। ये भूमिहीन श्रमिक प्रायः वे लोग होते हैं जो श्रमिक होते हैं और कृषि में काम करते हैं तथा उसके बदले में उनको मजदूरी मिलती है। ये गांवों के निम्न व कमजोर वर्गों के होते हैं और फसलों के उत्पादन का कार्य करते हैं। इन भूमिहीन कृषकों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। अपनी आजीविका चलाने के लिए इन्हें अत्यंत परेशानी का मुकाबला करना पड़ता है। इसी प्रकार बच्चों, भूमिहीन श्रमिक की परिभाषा और अर्थ निम्न प्रकार से हैं। बच्चों, भूमिहीन श्रमिकों को खेतीहर श्रमिक भी कहते हैं और इनसे तात्पर्य उन श्रमिकों से लगाया जाता है जो कि कृषि कार्य द्वारा जीवन यापन करते हैं। 1950-51 की प्रथम खेतीहर श्रम जांच समिति में उन व्यक्तियों को खेतीहर श्रमिक कहा गया है जो फसलों के उत्पादन का कार्य करते हैं। 1955-57 की द्वितीय खेतीहर श्रम जांच समिति में इस श्रेणी में उन श्रमिकों को भी सम्मिलित कर लिया गया जो खेती के अतिरिक्त हमने संबंधित कार्य में मजदूरी करते हैं, जैसे बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन आदि। इसके पश्चात बच्चों, कृषि श्रमिकों व सीमांत कृषकों की समस्याएं व असंतोष के कारण। इसका पहला बिंदु है सामाजिक आर्थिक दशा। बच्चों,
इन कृषि श्रमिकों की आर्थिक दशा अति शोचनीय है। अधिक काम कराकर कम मजदूरी देना तथा अत्यधिक काम कराना, इसने इनकी जिंदगी को नरक में बना रखा है। इन श्रमिकों में कुछ श्रमिक तो ऐसे हैं जो अस्थायी श्रमिक हैं, जिन्हें वर्ष में 1 माह या कुछ अधिक समय के लिए काम मिलता है। कुछ श्रमिक आकस्मिक हैं, जिन्हें बहुत कम समय काल के लिए काम मिलता है। आकस्मिक श्रमिकों की संख्या भारत में अत्यधिक है। ये लोग फसलों की कटाई, निराई, जुताई और कुआं खोदना आदि कार्य करते हैं। दूसरा बिंदु है रोजगार की समस्या। बच्चों, इन श्रमिकों को वर्ष के 6 महीने, 1/3 लोगों को वर्ष के 7 महीने, 2/3 लोगों को एवं 4% लोगों को वर्ष में 9 माह काम उपलब्ध होता है। शेष महीनों में या तो ये बेरोजगार रहते हैं या 2 वक्त की रोटी के लिए अपना शोषण करते हैं। 1990 में जवाहरलाल शताब्दी वर्ष में इन्हें 2 योजनाओं, पहली ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम और दूसरा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को मिलाकर नेहरू रोजगार योजना की घोषणा की गई, जिसमें प्रत्येक परिवार को कम से कम 50 दिन से 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान रखा गया। तीसरा बिंदु है ऋणग्रस्तता। बच्चों, इन श्रमिकों की समस्या ऋणग्रस्तता की भी है। अधिकांश श्रमिक अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेठों से ऋण ले लेते हैं। विवाह, मृत्यु भोज आदि के लिए प्रायः प्रत्येक श्रमिक आवश्यक रूप से ऋण लेते हैं। उस ऋण को श्रमिक चुका नहीं पाते हैं, अतः बदले में सेठ साहूकार इनका शोषण करते हैं। अशिक्षित होने के कारण से इनसे गलत अंगूठा लगवाकर साहूकार ऋण वृद्धि करते जाते हैं। अतः इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी विपन्नता का अंत होना अत्यंत मुश्किल है। इन लोगों का जन्म ऋण में ही होता है और ऋण में ही ये मर जाते हैं। इस प्रकार ऋणग्रस्तता भी समस्या इनमें असंतोष का सृष्टि करती है। इसके पश्चात बच्चों, कृषि श्रमिकों व सीमांत कृषकों को सुधार हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास। बच्चों, सरकार द्वारा इन लोगों की दशा सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं। अनेक समितियां बनी, विधान बने, कल्याणकारी योजनाएं बनी व पंचवर्षीय योजनाओं में इन पर पूरा ध्यान दिया गया। जैसे कृषि श्रमिकों को भूमि पर बसाना, मध्यस्थों की समाप्ति व काश्तकार कानूनों में सुधार, न्यूनतम मजदूरी, आवास सुविधा, श्रम संगठन आदि के द्वारा इन श्रमिकों को सुधार के लिए सरकार ने प्रयास किए। इसके बाद तीसरा है बंधुआ मजदूर, इट मीन्स बॉन्डेड लेबरर। बच्चों, बंधुआ मजदूर क्या होते हैं, इसके बारे में हम विवेचना करेंगे। बच्चों, श्रमिकों की विभिन्न कोटियां हैं। कुछ स्थायी श्रमिक होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं और कुछ आकस्मिक होते हैं। इन्हीं में एक कोटि बंधुआ मजदूर की है। इसमें उन श्रमिकों अथवा मजदूरों को सम्मिलित किया जाता है जो देश में भयंकर निर्धनता एवं दासता के साक्षी हैं। यह बंधुआ मजदूरी प्रथा अति प्राचीन है। प्राचीन समय में गरीब लोग सेठ साहूकारों से अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण देते थे और जब तक वह ऋण चुकता न हो जाता, ये लोग उन सेठ साहूकारों के यहाँ
कार्य करते थे। वह सेठ उनसे गुलामों जैसा व्यवहार करता था। घर पर, खेत पर, व्यवसाय में हर स्थान पर हर प्रकार का कार्य इनसे लिया जाता था। चूंकि इनकी स्थिति इस प्रकार की कभी नहीं हो पाती थी कि वे उस ऋण से उऋण हो, परिणाम स्वरूप ये लोग आजीवन सेठों की गुलामी करते थे। फिर इनके बच्चे उसी परंपरा का निर्वाह करते थे। इस प्रकार बंधुआ मजदूर निर्धनता की पराकाष्ठा और शोषण और दासता के प्रतीक है। आज भी ये बंधुआ मजदूर विद्यमान है। अब इनके लिए सरकार द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं। इनका पुनर्वास करें, इसके लिए बड़ी समस्या उनका पता लगाने व उन्हें मुक्त कराने की है। बच्चों, परिभाषा के रूप में यह कहा जा सकता है कि बंधुआ मजदूर वे मजदूर हैं जिन्होंने अपने मालिकों से ऋण के रूप में एक निश्चित व न्यूनतम राशि ले रखी है, किंतु निर्धनता के परिणाम स्वरूप ये लोग उसे आजीवन नहीं चुका पाते और उसके बदले में मालिकों के यहाँ ऋणी के रूप में जीवन भर दासों की तरह कार्य करते हैं। बच्चों, बंधुआ मजदूरों की स्थिति किस प्रकार की होती है उसकी विवेचना भी हम लोग करते हैं। बच्चों, बंधुआ श्रमिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ये ऋणदाता के ऋणों की अदायगी न कर पाने के कारण उनके गुलाम बनकर जीवन बिताते हैं। वह उनके समस्त कार्यों को पूरा करते हैं। इन्हें रहने के लिए एक छोटी जगह ऋणदाता द्वारा दे दी जाती है, जिसमें इनका पूरा परिवार बसता है और हर समय पूरा परिवार सेठ की गुलामी करता है। ये कम से कम 18 घंटे तो काम करते ही हैं। बदले में इनको दिन में 2 बार खाना दिया जाता है। जो खाना इनको दिया जाता है वह बासी, बचा हुआ, जूठा व अपौष्टिक होता है। पहनने के लिए पुराने कपड़े दे दिए जाते हैं। जमीन पर सोते हैं। मालिक पुरानी फटी रजाई आदि दे देता है, जिससे ये वर्षों ओढ़ते हैं। साबुन की सुविधा न होने से कपड़े धोना, नहाना आदि क्रियाएं कम करते हैं। अतः अत्यधिक गंदगी के कारण इनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इनकी कार्य क्षमता घट जाती है। इनका दैनिक जीवन ही इनके पिछड़ेपन को दर्शाता है। इसके कारण इनकी सोचने, समझने व विरोध करने की क्षमता दब गई है। बच्चों, इस प्रकार इस स्थिति में ये लोग उनके विरोध में कानूनी दुहाई कैसे दे सकते हैं? जिनके हाथ में रोटी रोजी है, ये तो उनकी दया के पात्र हैं। सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग समाज के उच्च व धनी वर्ग का समर्थक है और समाज के सत्ताधारी, पदलोलुप जन प्रतिनिधि व उच्च अधिकारी भी अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो गए हैं। इस कारण इन बंधकों की दास्तां का अंत निकट ही नहीं है। बच्चों, सरकारी तौर पर अनेक बंधक आज़ाद कर दिए गए हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि ये लोग अभी भी स्वतंत्र नहीं हैं। एक तो दास्ता की जड़ों की गहराई ने इनकी मानसिकता को गुलाम बना दिया है, जो स्वतंत्र रहना ही नहीं जानते। फिर बड़े किसानों का उनकी भूमि पर अवैध अधिकार है। पटवारी भी उन पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं दिखा पाता है। अतः ये अपनी ही भूमि पर बटाई का कार्य करते हैं। उपज का आधा हिस्सा अवैध भूस्वामियों को दे रहे हैं और कुछ हिस्सा पटवारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके पश्चात बच्चों, बंधुआ मजदूरों की समस्या के लिए कुछ समाधान सरकार द्वारा किए गए हैं। वो इस प्रकार से हैं। बच्चों, बंधुआ मजदूरी की
प्रणाली को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकारें केंद्र द्वारा दी जाने वाली सहायता का पूरा उपयोग करें, उनके पुनर्वास कार्यक्रम की क्रियान्विति पूर्ण मनोयोग से की जाए, मुक्त किए हुए श्रमिकों को पुनः बंधक न बना लिया जाए, इस बात की पूरी सतर्कता बरती जाए। ग्रामीण ऋण राहत अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाए, इसके लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन बनाए जाए। बंधुआ मजदूर प्रणाली के लिए उत्तरदायी उनकी निर्धनता है, अतः बेरोजगारी व गरीबी को दूर करने के प्रयास किए जाएं। सरकार द्वारा इनके लिए बनाए गए कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए, इसके लिए चारित्रिक व नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय किए जाएं, इनके लिए शिक्षा व्यवस्था की जाए जो इन्हें रोजगारोन्मुखी बना सके। देश में उपलब्ध भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए और रोजगार के अवसर बढ़ाया। इस प्रकार बच्चों, सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि बंधुआ अत्यंत पिछड़ेपन का प्रतीक है। आज जब समाज विकास की ओर गतिमान है, जिस देश में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से अपने आर्थिक उन्नयन का अधिकार प्राप्त है, उस देश में बंधक प्रथा अमानवीय कृत्य का घोतक है। अतः सरकारी व गैर सरकारी निकायों का यह दायित्व है कि इस प्रथा से बंधकों को मुक्त कराने का भरसक प्रयास करें, शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाएं, कानून व्यवस्था को सशक्त बनाएं तथा अधिकारी वर्ग में चारित्रिक उत्थान की भावना दृढ़ करें, जिससे वे लोग निम्न वर्ग के अधिकारों के प्रति अपना रुझान प्रकट कर सके। इसके लिए दृढ़ निश्चयी, चरित्रवान, कर्मठ एवं ईमानदार कार्यकर्ताओं की नितांत आवश्यकता है, जो अपने स्वार्थों को तिलांजलि देकर पिछड़े वर्गों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए कार्य कर सकें। तो बच्चों, आज हमने अल्पसंख्यकों की समस्याओं के बारे में, कमजोर वर्ग, दलित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग एवं भूमिहीन, श्रमिक एवं सीमांत कृषक और बंधुआ मजदूरों की समस्याओं के बारे में जाना और उनके निवारण और सरकार द्वारा किए गए प्रयास सुधार के बारे में विवेचना की। आप सभी को पुनः धन्यवाद।